जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम झुकेंगे नहीं। भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि आप सबको आपकी मेहनत का फल मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश के और नए नए विश्वास के साथ में आज का अर्थमेटिक का फॉर्मूला विथ एग्जांपल के साथ में। ठीक है, और जितने भाइयों ने भी फ्री के सब्सक्राइबर किया है, ठीक है ना, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपना आगे। चलिए, तो सबसे पहला है आपका अर्थमेटिक का। परसेंटेज से स्टार्ट करिए, किससे स्टार्ट करें बताइए लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट से। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे। चलिए, चूंकि 10 तक तो लिख ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, क्यूब। चलिए, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का एक ही होगा, और इसका जो क्यूब होगा ये भी आपका एक ही होगा। ठीक है, हम बात करते हैं दो का। दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका जो क्यूब होगा वो आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए ये होता है एन क्यूब। एन क्यूब होता है, ये होता है एन स्क्वायर। अब हम तीन के बारे में बात कर लेते हैं। तीन तिहाई 9 हो जाएगा, लेकिन जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं चार का। चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात करते हैं आपसे पाँच का। पाँच का हो जाएगा आपका 25, और इसका क्यूब हो जाएगा 125। छः का क्या हो जाएगा, छः का हो जाएगा आपका 36, और इसका हो जाएगा क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, उसी में बात करते हैं आपसे यहाँ पे सात का। एन स्क्वायर एन क्यूब का, सात का हो जाएगा आपको 49, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, सात का हो जाएगा आपका 343। आठ का क्या हो जाएगा, आठ अठाई 64, और इसका क्यूब हो जाएगा आपका 512। वैसे ही हम बात कर लेते हैं नौ का। नौ नवा 81 हो जाएगा, और 81 नवा कितना होता है आपका, 729 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 10 के बारे में अगर बात कर लेते हैं, 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100, और इसका जो क्यूब हो जाएगा आपका हो जाएगा 1000। वैसे ही हम 11 के अगर बारे में बात कर लेते हैं, तो 11 का कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 1331, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे 12 का। लिख देते हैं यहाँ पे नंबर, यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे एन क्यूब। ठीक है, मान बात करते हैं यहाँ से 12 का, फिर 13 का, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए, 12 का अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, लेकिन इसका क्यूब के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 13 का हो जाएगा 169, और इसका क्यूब हो जाएगा 2197। ये सब आपको याद करने वाला है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे हम ट्रिक बताएंगे, आपको ट्रिक ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इस बेसिक है, इसको देख लेते हैं। 14 का हो जाएगा 2744। 15 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 15 15 225, और इसका एन क्यूब कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम 16 की बात कर लेते हैं, तो 16 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 256, और इसका एन क्यूब यानी कि क्यूब कितना हो जाएगा आपका 4096 हो जाएगा। ठीक है, 17 का, 17 17 में कितना होता है 289। ठीक है, वहीं 18 18 में कितना हो जाएगा आपका 324। 17 का अगर इनक्यू के बारे में बात करते हैं, यानी क्यू के बारे में बात करते हैं, तो 17 का हो जाएगा 4913, और 18 का हो जाएगा आपका 5832। तो इससे ज्यादा आप क्यूब याद ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तक रहने देते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर
फिर इसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था आपको कितना, 17 हो गया था, 18 हो गया था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए 19 का क्या हो जाएगा, 19 का स्कोर कितना होता है, 19 361 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 400, और कैसे 441 हो जाएगा, और 22 कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 23, और 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं 25 का, तो आपका 625 हो जाएगा, और 26 के बात कर लेते हैं तो 676 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं आपसे 7 का, 27 का, 27, 28, 29, 30, 30 तक ही हम रहने देते हैं, क्योंकि उसके बाद में और हम बात करेंगे। देखिए 27 का क्या हो गया, 27 का आपको हो जाएगा 729, और आपका 28 का हो जाएगा कितना, 28 का हो जाएगा 784, और 29 का आपका हो जाएगा 841, और वैसे ही आपका 30 का हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्यूब रूट याद रखना है, कितना हो जाएगा, 27,000। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं, स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम सीधा चलते हैं आपसे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन पे, किस पे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। चलिए, हम्म इसको एक मिनट, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया। चलिए सबसे पहले इसका हम पॉइंट लिखते हैं, कुछ पॉइंट है, क्या चीज का, कंडीशन, आपका शर्त है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा आपका, परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, देखिए यदि कोई जो संख्या है, ठीक है, वो पूर्ण विभाजित हो जाती है, उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है ना, पूर्ण उसका स्क्वायर हो जाता है, और इसका कुछ शर्त शर्त है। ठीक है, शर्त के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला है वो है आपका, देखिए फर्स्ट है, नहीं होगा, इसको ले लेते हैं। ये है यदि कोई संख्या है, इफ अ नंबर इंड्स विथ, अगर कोई नंबर है जिसका इंड हो रहा है आपका किसे, 2, 3, 7 और 8 से, अगर इसका इंड हो रहा है तो क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। यानी जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप के सामने ले लेते हैं, जैसे 42, कभी इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं होगा। 53 ले लेते हैं यहाँ पे 107 ले लेते हैं, या 77 ले लेते हैं, या आपका 88 ले लेते हैं, या फिर आपका 48 ले लेते हैं। ये जिसके भी लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इसका नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। यदि कोई अंक है, यदि इफ अ यूनिट डिजिट इज अ 5, देन टेंस डिजिट ऑलवेज 2। देखिए इसका हम लिख के बताते हैं। यदि इकाई का अंक 5 है, तो दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक हमेशा, हमेशा 2 होता है। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा है, याद है इकाई का अंक क्या आएगा, 5 होना था, दहाई का अंक क्या होता है, हमेशा 2 होता है। ठीक है, चलिए और हम बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या तब तक
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जब तक उसका अंकीय मूल 1, 4, 7 या 9 ना हो। कोई भी संख्या तब तक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। ठीक है। जब तक जब तक क्या? जब तक उसका अंकीय मूल जो है, क्या उसका अंकीय मूल, उसका अंकीय मूल क्या हो, उसका अंकीय मूल 1, 4, 7 या 9 ना हो, तब तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आपसे। ये यदि एक पूर्ण संख्या के अंतिम में दो अंक हो तो 1 से 24 के बीच में संख्याओं को वर्ग को अंतिम दो संख्या होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख के छोड़ दीजिए। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का शर्तें थी। अब हम आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक ट्रिक, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिसे ट्रिक से आप कितनी भी नंबर दिया हो उसका आप चुटकियों में उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपका टॉपिक क्या होगा? फाइंड स्क्वायर। फाइंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम बात सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक कैसा निकलता है। मान लेते हैं अगर हमको 100 के आसपास का नंबर निकालना होगा। मान लेते हैं बेस यानी कि आधार आपका कितना हो गया, आधार आपका हो गया 100। ठीक है, इस पर हम फॉर्मूला निकालेंगे, इस पर हम निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं हमको 102 का निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको ऐसे निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, टाइम लग जाएगा और ऐसे आप निकाल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे आसान निकालने का क्या है, इसका एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाएंगे और वो ट्रिक के माध्यम से आप इसको सेकेंडों में इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए ट्रिक क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये नंबर है ये 100 से कितना ज्यादा है। देखिए ये नंबर है 100 से 2 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, एक 102 और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे, प्लस में हम 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए प्लस हम 2 लिख देंगे और क्या करेंगे, जो 2 ज्यादा है इसका 2 से हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको हमको जोड़ देना है। देखिए क्या हो जाएगा, 102 प्लस 2 104 हो जाएगा। और हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे क्या होगा, 4 होगा, लेकिन हमको क्या लिखना है, 04 लिखना है। क्या लिखना है, 04 लिखना है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर निकल जाएगा 102 का। आप देख लीजिए कि इसका स्क्वायर इतना ही होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका ट्रिक था। ट्रिक क्या था कि मान लेते 100 से जितना भी ज्यादा होगा उसको क्या करना है, प्लस में ऐड कर देना है, प्लस जितना हम ऐड किए हैं उसका हमको क्या कर देना है, उसको हमको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और मान लेते हैं अगर एक अंक में आ रहा है ना तो उसको हम जीरो लगा के 2 अंक करेंगे, लेकिन 2 अंक से हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको और भी बताएंगे कि इसको और भी अगर 3 अंक का होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, 4 अंक का होता है तो कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम कुछ और इसके एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो हम आपसे बात कर लेते हैं आपका 121। 121 इसका हम देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से आपका 21 ज्यादा है, यहाँ पे तो 121 होगा ही। प्लस में हमको 21 का करना है, ऐड कर देना है और हमको क्या करना है, 21 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, 21 का स्क्वायर कर देना है। तो जोड़िए क्या हो जाएगा आपका, 21 और 121 आपका 142 हो जाएगा। प्लस हम अगर 21 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 441 होगा। 441 होगा ना, ये प्लस नहीं है, ऐसे दिए हुआ है। देखिए हमको यहाँ पर तो लिखना है कितना है, 2 ही अंक लिखना है। यहाँ पे 4 जो फाजिल बच जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 142 प्लस 4 146, लेकिन जो 41 है इसको हम लिख देंगे। ठीक है, और आप इसका स्क्वायर करके आप देख सकते हैं कि 121 का स्क्वायर आपका इतना ही होगा, 14641 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी हम बात कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट एग्जांपल जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो उसका भी निकल सकता है, जो 100 से ज्यादा है उसका भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब 97 का देखते हैं। चलिए इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो 97 क्या है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, यहाँ पे 97 रहेगा।
लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे माइनस। 97 से कितना कम है, 3 कम है ना, तब इसमें से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, और जितना हम माइनस किए हैं हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 97 में से अगर 3 हम माइनस करते हैं, 94 हो जाता है। और अगर हम 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन हमको इसमें कितना लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 97 का स्क्वायर है आपका 9409 के आसपास में, आसपास सॉरी, इतना ही आएगा एक्यूरेट। ठीक है, और भी ट्रिक है, 50 का भी ट्रिक है, और 150 का भी ट्रिक है, 200 का भी ट्रिक है, जितना का भी चाहे आप उतना का बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और एग्जांपल करेंगे और उसको देखेंगे क्या इस एग्जांपल में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ट्रिक। ठीक है, तो बताइए कितना का एग्जांपल ले लिया जाए। चलिए, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो 100 से कम हो। मान लेते हैं हम 83 का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 83 का, हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 83 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए, 83 कितना, 100 से कितना कम है, 83 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है आप बताइए। 83 जो है 100 से आपका 17 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 17 कर देंगे, इंटू आपको क्या करना है, 17 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 17 का आपको स्क्वायर कर देना है। इसमें से आप 17 घटाइएगा, 83 में से अगर 17 घटाते हैं तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। और आप अगर 17 के स्क्वायर करते हैं तो पीछे ही आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाए हुए हैं। तो 17 का आप स्क्वायर करिएगा तो 17 17 289 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको मात्र 2 अंक लिखना है। लेकिन जो दो जो बच रहा है ना, हमको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड करिएगा तो 66 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और जो 89 है यहाँ पर आप 89 लिख दीजिए, और 83 का आपका स्क्वायर निकल के सामने आ गया। इतना तो आप याद नहीं ना कर सकते हैं। ऐसे ही चलिए, हम आपसे हम्म, हम बात करते हैं आपसे 50 का। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका 20 आप 50 मान के बना रहे हैं, तो उसका ट्रिक क्या होता है, यानी आप 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, और 50 से जो होता है 50 से कम। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा होगा और 50 से कम होगा तो उसके लिए ट्रिक क्या होगा, देखिए जो 50 से ज्यादा होगा उसके लिए हम प्लस लगाएंगे, और जो 50 से कम होगा उसके लिए हम माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे 1/2 का। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं क्या होगा। यहाँ पर समझाते हैं, मान लेते हैं कि आपको कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 54 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू, देखना पड़ेगा कि 50 से चौवन कितना ज्यादा है या कम है। तो 50 से चौवन ऑब्वियसली बात है कि 4 ज्यादा है, यानी 54 लिखिएगा, प्लस में यहाँ पे क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना, 4 से ही आपको स्क्वायर कर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, 54 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 1/2 इंटू 58 हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको 2 से इसको भागा देना है। कितना हो जाएगा आपका, 29 दूना 58 होता है ना, तो यहाँ पे 29 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 16। आप करके देख सकते हैं कि 54 का जो स्क्वायर आएगा आपको 29 16 ही आएगा। ठीक है, एक बार आप करके देखिए। देख लिए, चलिए अब हम आपसे एग्जाम्पल लेते हैं जो 50 से क्या हो, जो 50 से कम हो। ठीक है, 50 से कम वाला का एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए, 50 से कम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 48 का ले लेते हैं, 50 से कम है, 48 के स्क्वायर हमको निकालना है। क्या हम करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहले 1/2 से हमको क्या करना है, गुना कर देना है। और 48 देखना है कि 50 से कितना कम है, तो जो 48 है
आपका 50 से 2 कम है, यहाँ पे -2 करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 46, और 46 भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 होता है। लेकिन यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4 ही होता है, लेकिन हमको दो अंकों में लिखना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमको इसको दो अंकों में लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और 4 लगा के इसको कर देंगे। देखिए आपका आ जाएगा। यहाँ तक कि आप इसको 25 के बेस पे निकाल के भी बना सकते हैं, ठीक है। 25 के भी बेस पे निकाल कर बना सकते हैं। आप चाहिएगा तो 20 का भी निकाल कर बना सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं 30 का और 25 के बेस के आधार पे। देखिए 30 को हमको क्या देखना है, बेस यहाँ पे लिख देते हैं, बेस 25। देखिए हमको 25 सीधे गुना करना ना, 25 चुके 100 होगा, यानी 25 चुके 100 होगा, यानी 1/4 से इसमें क्या करना, हमको गुना करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि जो 25 से 30 कितना ज्यादा है, तो 25 से जो 30 है 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और 5 का क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो आप निकाल के कैसे भी बना सकते हैं इसको। 35 50 25 भागा आप 4 करिएगा, नहीं नहीं नहीं, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं यार, अब ये इतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। चलिए हम आपसे बात करते हैं बेस 200 के आधार पे, ठीक है। बेस कितना, बेस आपका मान लेते हैं कि बेस आपका कितना है, बेस है आपका यहाँ पे 200, ठीक है। अगर हमको 208 का अगर स्क्वायर निकालना होगा, तो 208 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले तो आप इसका निकाल के देखिए कि कितना 208 का स्क्वायर आता है, बाद में हम आपको बताएं। निकाल लिया, चलिए अब हम 208 है, इसका क्या ट्रिक होगा इसको बताते हैं। देखिए 208 को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और देखना पड़ेगा जो 208 है आपका 200 से कितना ज्यादा है, तो जो 208 है आपका 200 से 8 ज्यादा है, इसको हम प्लस में 8 करेंगे और हम क्या करेंगे, 8 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यानी हो जाएगा यहाँ पे 216, हमको गुना भी तो करना है 2 से, और इसका 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 432। तो इसको दो अंकों में ही लिखना है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 64, ठीक है। तो आप इसका निकाल के देख सकते हैं कि 200 का आपको ऐसे निकलेगा। मान लेते हैं कि 200 से आपको कम को निकालना है, जिसे मान लेते हैं 194 का स्क्वायर आपको निकालना होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, देखिए फिर वहीं से 2 से गुना करेंगे और देखेंगे कि 200 में कितना कम है, तो जो 194 है ये 200 में 6 कम है, तो 6 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और इसमें से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 814, यानी कि 88, और 2 से हम गुना कर देंगे और 6 6 36, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 3 और 36। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप 150 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप जितना चाहे उतना को निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं, और ऐसे ये आपका बेसिक हो गया ना, ठीक है। हम सीधे हम बात कर लेते हैं आपसे घातांक और करनी, यानी सॉर्ट एंड एनालिसिस। घातांक, घातांक और करनी, घातांक और करनी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि करनी का नियम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लॉ है, मान लेते हैं कोई ए है, ए है, ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन टाइम्स ऑफ दिया होगा,
ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए के पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर ए के पावर एम होगा और ए के पावर अगर एन रहता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन एन होगा, तभी जाके यहाँ पे हो सकता है। अगर 1/n - m अगर आता है ना, ठीक है, इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप ए के बराबर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, और हम बात करते हैं आपसे ए के पावर ए बाई बी के पावर अगर एन रहता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन बटा बी के पावर ऑफ एन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगा। अगर ए पी बटा अगर क्यू दिया रहता है तो आप इसको कैसे लिखिएगा, ए 1/q इंटू पी। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, या ए पी 1/q आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम घातांक का नियम बताते हैं, वो तो शॉर्ट्स का था, ये तो इंडिसेस का था। अब हम आपको बात करते हैं किसका, लॉ ऑफ शॉर्ट्स। लॉ ऑफ शॉर्ट्स, देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए n/n हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको बस ध्यान में रखना है, क्योंकि हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, इसको रिवीजन के तौर पे ही कराएंगे। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, en/1/n लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और हम आपसे बात कर लेते हैं कि अगर ब्रैकेट में अगर आपका इन ये रहता है और उसका एम निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ए के पावर एम बटा एन, ठीक है, या √100 n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। तो चलिए, अब हम चलते हैं आपसे, जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, कॉम्पाउंडो एंड डिविडेंडो रूल, यानी कि युग्मांतर अनुपात, इसके बारे में हम बात करते हैं। पेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बारे में, COMPONENDO, पेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, डेंडो रूल, DN होगा यहाँ पे, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, युगानुपात, युगांतर अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपका संख्या दिया होगा, ये होगा 1/b = C/, अगर D है तो इसका हम कोपिडेंडो और डिविडेंडो रूल कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इसका सिंपल में बोलते हैं क्या, CND रूल बोलते हैं। ठीक है ना, CND रूल इसमें कैसे लागू करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, CND रूल फॉलो, फॉलो हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी करेंगे, बाटा में क्या करेंगे, A माइनस बी करेंगे। ठीक है, इक्वल टू C+D करेंगे, वैसा ही यहाँ पे C-D करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। तो आगे क्या होगा, अप्लाई, इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई अगेन, इसको हम आगे अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, देखिए A प्लस बी प्लस में हो जाएगा आपका A माइनस का B। ठीक है, फिर यहाँ पे आप करिएगा, वही हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखना था, ये नहीं होगा, ठीक है, A माइनस के B, सेम यहीं पे वही होगा। ठीक है, इक्वल टू D में भी क्या होगा, C+D
सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका सी माइनस डी, यानी ये भी यहाँ पे क्या सेम होगा, ठीक है। इसको हम आगे भी अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2a बटा क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2c बटा क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। तो आप देख लिए कि यदि हम भिन्न पर दो बार सी डी लू लगाते हैं तो समान भिन्न ही हमें क्या प्राप्त होती है, यानी आप जितना भी भिन्न लगाइएगा आपका समान भिन्न ही प्राप्त होगा। चलिए हम एक बार और आपको हम बता देते हैं। आपका सी एन डी रूल क्या होता है, यानी ए बटा बी होगा या सी बटा डी होगा। यहाँ पे सी एन डी रूल अगर हम फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर करते हैं इंटू इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी करते हैं, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपका फिर वही आएगा, 2a बटा 2b इक्वल टू 2c बटा 2d और ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी आएगा। यानी कि आप इसको जितना बार भी अप्लाई इसको करिएगा, सीन डू रूल आपका चेंज नहीं होगा और उसका आंसर क्या होगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आप एक्स पर भी लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, और हम बात करते हैं आपसे कुछ। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, ए रूट, फिर ए होगा, फिर रूट आपका ए होगा, फिर रूट आपका ए होगा, फिर रूट आपका ये होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम पे होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर इसका ए ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ए का क्यू, ठीक है, फिर आपका होगा डॉट 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 क्या होता है, इन्फिनिटी रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट ए ही होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर भागा होगा, मान लेते हैं कि रूट ए भागा रूट ए भागा रूट ए डॉट डॉट, अगर आपका एन टाइम तक होता है ना, इन्फिनिटी टाइम तक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका लास्ट में जाकर, रूट 3a ही होगा, ठीक है। और भी ऐसा बहुत सारा है, आप इसको ध्यान में रखना है। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम आपको परसेंटेज की तरफ लेके, ठीक है। परसेंटेज में हमको क्या देखना है, आप उसको ध्यान से रहिए, क्योंकि मेन जो चैप्टर है आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं आपसे परसेंटेज, परसेंटेज। चलिए परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको सीखना है एक का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एक का परसेंटेज कितना होता है, दो का कितना होता है, पांच का कितना होता है, 10 का कितना होता है, 50 का कितना होता है, 1000 का कितना होता है, 7/9 का कितना होता है, 1/21 का कितना होता है, 50 का कितना होता है, 49 का कितना होता है, सबका फ्रैक्शन सबका परसेंटेज हमको सीखना है। और इसको हम अच्छा से सीखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिख देते हैं। और आपका यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज। आपको इसको याद रखना है, हम आपको लिखवाएंगे 1 से 15 तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले ए का परसेंटेज कितना होगा, 50, 100% होगा, होगा ना। 1/2 का कितना हो जाएगा परसेंटेज, 50% हो जाएगा, इतना तो सबको पता होगा। 1/3 का हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3.33%। 1/4 का हो जाएगा आपका 25%। और 1/5 का 20%। इतना तो सबको याद होगा ही लाला। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 को देखेंगे। देखिए 1/6 का क्या होगा, 1/6 का होगा 16.66%। 1/7 का हो जाएगा 14.28%। 1/8 का हो जाएगा 12.5%। 1/9 का कितना हो जाएगा 11.11%। और 10 का कितना हो जाएगा 10% आपका हो जाएगा, ठीक है। वो सही। चलिए 1/11, 1/12, 1/13 और 1/14, 1/15, इसको हम देखते हैं। 1/11 का हो जाएगा 9.09%। 1/12 का हो जाएगा 8.33%। 1/13 का हो जाएगा 7.69%। और 1/14 का हो जाएगा 7.14%। और 1/14,
1/15 का हो जाएगा 6.66%। ठीक है, तो 15 तक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके और भी फ्रैक्शन है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, उसको हम बताएंगे नहीं। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं आपका क्या सिखाएंगे यहाँ पे, ड्राइव फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। क्या हमको सिखाना है? यहाँ पे सिखाना है DRIVE, ड्राइव फ्रैक्शन, ड्राइव फ्रैक्शन फ्रॉम, क्या होगा, बेस फ्रैक्शन, बेस फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न, हिंदी में भी लिख देते हैं, धार आधार आधार भिन्न से क्या होगा, व्युत्पन्न भिन्न। ठीक है, आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न हमको निकालना है। सबसे पहले 1/4 का देखते हैं। 1/4 का कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। लेकिन वहीं आपका 3/4 का आ जाएगा, तो आप कैसे निकालिएगा? 1/1 से कितना है, इसमें ज्यादा है, 3 ज्यादा है, आप 3 से गुना कर दीजिएगा, लास्ट में 4 तो सेम ही रहेगा, यानी हो जाएगा 25 नहीं 75% हो जाएगा आप इसका। ठीक है, वही मान लेते हैं आपका, अगर 5/4 आ जाता है तब कितना हो जाएगा? इसमें 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ड्राई फ्रैक्शन। अब मान लेते हैं कि हमको क्या निकालना होगा, 1/7 का निकालना होगा। ठीक है, 1/7 का परसेंटेज निकालना होगा तो कितना होगा? इसका हो जाएगा आपका 1498 प्लस 2, 100/7 हो जाएगा। आप गुना भी करके देख सकते हैं। वैसे ही मान लेते हैं आपका 4 का पूछ दिया, 4/7 का आप कैसे निकालिएगा? देख लीजिए, इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी कि 57 सही 1/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपसे बात करते हैं 1/5 का। 1/5 का सबको पता है कि 20% होता है, लेकिन इस हम ड्राइव को और कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर 3/5 का निकालना होगा तो हमको कितना होगा? 3/5 का इससे कितना ज्यादा है, 1 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 20 से कितना ज्यादा है, 3, यानी 20 थे 60 हो जाएगा, नीचे तो सेम ही है ना। ऐसे हम ड्राइव करके इसको निकाल देते हैं। अब मान लेते हैं हमको यहाँ पे निकालना होगा 1/24 का। 1/24 का आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बता रहे हैं। 1/24 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 6। ऐसे से 11 निकालना होगा, क्या निकालना होगा आपको? 1/48 का स्क्वायर निकालना होगा। ये फ्रैक्शन निकालना होता है, क्या निकालिएगा? 2 सही 1/, ठीक है, 12% इसका दुगुना कर देना है जस्ट। ठीक है, तो सही आप देख लीजिए, इसका आप हम ड्राइव फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन सब निकाले हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे ही आप बहुत का निकाल सकते हैं। आप परसेंटेज भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका दिया होगा 164% दिया होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालिएगा? 164/100 होगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका आधा करिएगा, 4 से कटाइएगा, 4 से कट जाएगा 41। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कितना हमको निकालना होगा, मान लेते हैं कि हमको निकालना होगा यहाँ पे 46.66% का। तो आप यहाँ पे 40 का, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 40 का प्लस 6.66 का। 6.66 का तो आपको पढ़ा है ना जी, आप उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम 40 का कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, प्लस 6.66% का उसका कितना हो जाएगा? इसका आपका होता है 1/15 होता है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, कितना हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? 7/15 करेंगे ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये प्लस 1 7 ना हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा। जैसे हम टाइप करके इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम आपसे क्या बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको मतलब इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके बिना ध्यान में रखे हुए आप इसको परसेंटेज को बना ही नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। मान लेते हैं के है, ठीक है,
हम इसको x% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इंटू ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, x% हो जाएगा। हम आपको नंबर से भी समझाएंगे, आप ध्यान में रखिए। इक्वल टू, हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, k इंटू 1 प्लस x% इक्वल टू का आ जाएगा k इंटू 1 प्लस x/100, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। मान लेते हैं कि आप 100 है आपके पास, 100% है, और आप इसमें क्या बढ़ाते हैं, इसमें अगर आप 28% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा ना, 128% हो जाएगा। लेकिन आप इसमें कितना बढ़ा, 1.28 से भी गुना करिएगा, ठीक है ना, ऐड करिएगा परसेंट, तो आपको 128% हो जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल के कैलकुलेटर निकाल के भी देख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, ये आपका हो जाएगा फाइनल वैल्यू। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो आपका 28 था, ठीक है, 28 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 28% को, सॉरी 28% को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 60/25। और जो आपका 7 है, ये क्या है, 7 चेंज इन वैल्यू, 7 चेंज इन वैल्यू, ठीक है। और जो आपका 25 हो जाएगा, 25 इनिशियल वैल्यू हो जाएगा आपका, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू, और इसमें हमको क्या कर देना, ऐड कर देना है इनिशियल वैल्यू और आपका फाइनल वैल्यू। 25 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही तो आपका फाइनल वैल्यू है, और इसमें कितना जोड़ा, ऐड हुआ, +7 ऐड हुआ, यही आपका क्या फाइनल वैल्यू हो जाएगा। आप इसमें से घटा भी सकते हैं, आप माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ आपको हम एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका चेंज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। देखिए इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं आपका एक्स है, एक्स में हम क्या कितना चेंज किए, एक्स में हम चेंज किए 37% का, ठीक है, +37% का। तो फाइनल वैल्यू में कितना चेंज होगा, आपका चेंज होगा 1.37x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/37x, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि y है, और y में हमारे चेंज होता है कितना, 45% का। तो हम इसमें कितना लिखेंगे, माइनस इसमें है ना, तो -100 से कितना कम है, 55। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे हम, 0.55y गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 45/100, ठीक है। तो इतना का चेंज हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पे जेड है, उसको हमको चेंज करना है, कितना चेंज करना है, मान लेते हैं उसको हमको चेंज करना है 45.45 प्लस में करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जेड प्लस जेड इंटू 5/11, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, 45 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/11 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम कर दिए, जेड प्लस जेड इंटू 5/11 हो गया, ठीक है। चलिए एक होता है आपका नेट इनकम, क्या होता है, नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम इक्वल टू इनकम माइनस, इनकम माइनस क्या हो जाएगा, इनकम माइनस हो जाएगा आपका इनकम टैक्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नेट इनकम माने शुद्ध आय, ठीक है, शुद्ध आय। ये आपका हो जाएगा आय माइनस आयकर। देखिए सबसे पहले शुद्ध आय किसे कहते हैं, मान लेते हैं कि आपने कमाया, सपोज डेट आपने कमाया 15 लाख रुपया, ठीक है,
और उसमें से जो इनकम टैक्स है वो आपका 1 लाख कट जाता है, 1 लाख कट जाता है। तो आपके पास कितना बचा? आपके पास 14 लाख बचा ना, 14 लाख बचा। जो आपका 14 लाख है, यही आपका क्या है? नेट इनकम है, यानी किसी में बोलते सूद है। आप सभी को पता है कि जितने लोग भी 12 लाख से ज्यादा रुपए अर्न करते हैं उनको इनकम टैक्स देना होता है। यानी आप ज्यादा रुपया कमाइएगा तो आपको सरकार को भी क्या होता है कि आपको रुपया देना पड़ता है। किस लिए देना पड़ता है? ताकि सरकार भी चल सके और उसके साथ साथ जनता का भी भला हो सके। तो आप जैसे ही ज्यादा रुपए कमाएगा आपको कुछ इनकम टैक्स देना होता है। तो वही इनकम टैक्स जब तक आप नहीं देते हैं तब तक वो सूद आय नहीं होता है। जब आप इनकम टैक्स दे देते हैं तो आपका सूद आय बन जाता है, यानी कि नेट इनकम आ जाता है। तो इसी के बारे में चर्चा की गई है। आपको एग्जाम्पल देके भी मैंने समझा दिया। ठीक है, और इसका जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज्यादा इसका जरूरी पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विचलन की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। हिंदी में लिख देते हैं इसको। विचलन की अवधारणा क्या हो जाएगा? विचलन की अवधारणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है एक्सपेंडिचर, चेंज, डेविएशन, फिर लेट्स ओवरलोड चेंज। ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया आपका क्या? राइस हो गया, यहाँ पे हो गया आपका दाल, और यहाँ पे हो गया आपका शुगर। शुगर माने होता है चीनी। ठीक है, और यहाँ पे आप 7 एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करते हैं। ठीक है, दाल है आपका 13 और शुगर है 5। लेकिन अगर आप परसेंट में आप इसको जैसे ही चेंज करते हैं, क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें आप 17% ऐड करते हैं। ठीक है, और दाल है, दाल में आप 20% ऐड करते हैं। और जो शुगर है, शुगर में आप क्या करते हैं? 19% ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका डेविएशन क्या बनेगा? ठीक है, डेविएशन क्या होगा इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो मान लेते हैं इसका ओवरऑल जो डेविएशन है, हम मान लेते हैं कि हमने टोटल का 18 मान लिया है, 18%। तो हमको देखना है, ठीक है, कि जो संख्या है ये कितना आगे है या कितना कम है 18 से। तो 18 से कितना कम है? ये कम है तो यहाँ पर -1% लिख देंगे। 18 से 2 ज्यादा है तो +2% लिख देंगे। और 18 से 1 ज्यादा है तो +1% लिख देंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे। और हम आगे कैसे प्रोसेस करते हैं, चलिए हम आगे बताते हैं, क्योंकि ये स्लाइड में तो हो नहीं पाएगा। हम जितने भी उसका डिविएशन मान के लिखा हुआ था, यहाँ पे राइस का, यहाँ पे आपका दाल का, और यहाँ पे शुगर का। ठीक है, उसमें जो चेंज हुआ था, कितना का चेंज हुआ था? -1%। -1% इंटू कितना पे? 7 पे। प्लस जो दाल में हमको चेंज हुआ था वो कितना हुआ था? प्लस में हमको 2% का चेंज हुआ था। प्लस में हमको 2% का चेंज हुआ था। ठीक है, इंटू 13 कर देना है, क्योंकि इसमें जो दाल का जो चेंज था डेविएशन, वो दाल जो था उसका मात्रा कितना था? 13 था। चलिए फिर हमको ऐड करते हैं। और शुगर में कितना चेंज हुआ था? 1% का चेंज हुआ था। प्लस क्या कर देना हमको? सॉरी, इंटू 5 कर देना है। इस सब का बाटा करेंगे। और ऊपर कितना था? तो 7 था, 13 था, और आपका 5 था। तो इस सब को गुना करके ऐड करके आप लिखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा? टोटल डेविएशन जितना आएगा उसमें आपको क्या करना है? प्लस ऐड करना है आपका। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस का, प्लस 13 दूना आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। बाटा हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमको इसमें जो 18 डेविएशन जो इसके निकाले हुए थे 18% को, वो 18% को भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे हम क्या कर रहे हैं? भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 यानी घट गया, यानी कि 2, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 24। 24 हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है,
24/25 में अगर भागा आप लगाइएगा तो आपका कितना आंसर निकल के आएगा, तो 0.96 निकल के आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि आपको जो नेट चेंज हुआ है वो 18.96% का आपका क्या हुआ, इसमें चेंज आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन इसको ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे एनुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में। आप सभी ने सुना ही होगा कि आपका जैसे जॉब लग जाएगा तो क्या होता है कि आपका इंक्रीमेंट मिलते रहता है, यानी कि हर साल आपको रुपये में क्या होता है, कुछ परसेंट ऐड होते रहता है, जिससे आपको जाके आगे क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें आपको कुछ ज्यादा रुपये मिलता है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, या डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट के डिस्क्रीमेंट करने वाले हैं, यानी इसकी हिंदी में बोले तो वार्षिक वेतन वृद्धि या कमी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया राम ने दिया, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा टोटल। ठीक है, लेकिन फिर हमको श्याम ने 36 रुपया दिया, तो कितना हो जाएगा टोटल, 156 हो जाएगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि हमसे मेरा भाई जो है दीपेंद्र ने हमसे 78 रुपया ले लिया, फिर हमारे पास कितना बचा, कि हमारे पास बचा 78 रुपया बचा। ठीक है, ये जो हमको दे रहा है 100 पर 20 रुपया कितना दे रहा है, हमारे रुपये का ही दे रहा है, 20% दे रहा है। ठीक है, अब हो जा रहा है 120, और 120 पे जो हमको 36 रुपया मिल रहा है, तो 120 का कितना मिल रहा है, 36% मिल रहा है। कितना परसेंट, 30% मिल रहा है। तब जाके मेरे पास 156 रुपया हो जा रहा है, और जो 156 रुपया है जो हमसे ले रहा है 78 रुपया, वो कितना हो जाएगा, कितना ले रहा है मेरा, 156 रुपया का कितना निकालिएगा, 78 रुपया, तो हो जाएगा 50%, यानी कि माइनस मेरे में से 50 रुपया चला जा रहा है। अब जो मेरे पास जो टोटल बचा वो कितना रुपया बचा, देखिए 100 रुपया मेरे पास था, और जो मेरे पास जो टोटल बचा वो 78 रुपया बचा, यानी कि मेरे 100 रुपया में से कितना परसेंटेज कम हो गया, आपका परसेंटेज कम हो गया 22%। ठीक है, यानी आपका हो गया नेट परसेंट चेंज, कितना हो गया, 22 रुपया, 22% हो गया। यही जो आपका बोला जाता है इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट। उम्मीद है आप इसको अच्छा से समझे होइएगा। अगर आप इसको समझ गए हैं तो चलिए, और हम आपसे कुछ इसका सेकंड मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसका सेकंड मेथड भी होता है, सेकंड मेथड, दूसरा तरीका सबको पता है सेकंड मेथड का हिंदी होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी इनिशियल आएगा, क्या आएगा, इनिशियल आएगा, और क्या आएगा, और आएगा फाइनल, इनिशियल और फाइनल। मान लेते हैं कि मेरे पास जो 100 रुपया था वो कितना हो गया, 100 का 120% बढ़ा, यानी कि 1.2% बढ़ा। ठीक है, फिर जाके हमारे पास वही बढ़ गया कितना, 1.3 हो गया, फिर हमारे पास वो कितना बढ़ गया है, 0.5% बढ़ गया। तो आप सब इसको ऐड करिएगा, तब भी कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे देखिएगा तो 78 100 से कितना कम है, 22 कम है, यानी यही हो जाएगा 22% हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका कितना, 22%।
तो बढ़ा के घटा है, तो दोस्तों ये 22% क्या किया है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड भी आप देखिए, देख लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे, बात करते हैं और कुछ फार्मूला इसके बारे में हम, इसका फार्मूला के साथ में मान लेते हैं कि यदि किसी कस्बे की जो जनसंख्या है या लागत है, वार्षिक वृद्धि दर में 8% है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू क्या हो जाएगा, टी, कितना टाइम लगा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कि टी वर्ष पहले जनसंख्या की जो लागत थी उसको अगर निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी हम बाटा कर देंगे, बाटा हम करेंगे 1 प्लस आर बटा 100 इंटू क्या करेंगे, इंटू टी कर देंगे। ठीक है, ये आपका दो फॉर्मूला है, आपका उससे निकल जाएगा। चलिए, यदि हम कोई संख्या एक्स और वाई आपस के द्वारा बदलते हैं तो फिर उसका शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये भी आपका एक सक्सेसिव परसेंट का ही फॉर्मूला है। चलिए इसको देखते हैं। यदि हमें कोई संख्या होगा जो x%, ठीक है, और y% बदलते हैं तो फिर क्या होगा इसका शुद्ध परिवर्तन, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई, प्लस हम करेंगे x इंटू वाई बटा 100, ब्रैकेट में लिखा देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यदि, फिर से आप सुन लीजिए, इसका आप लिख सकते हैं, यदि हम कोई संख्या हो, कोई संख्या है जो x% और y% द्वारा बदलते हैं, फिर शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100% में हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं। यदि किसी कस्बे की जो जनसंख्या है, वस्तु की लागत p है और 8% वार्षिक दर से घटती है, तो क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा p इंटू 1 - r बटा 100 इंटू टी हो जाएगा। पी से हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं, टी से आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे सीधे नेट परसेंट एक्स वाई और जेड के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या ब्लैक काम कर रहा है, नहीं, ब्लैक, एक्स परसेंट, y% और z% में क्या हो रहा है, जेड परिवर्तन में परसेंट में शुद्ध, शुद्ध परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, z% में क्या हो रहा है, शुद्ध परिवर्तन हो रहा है। तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको अच्छा से रट लीजिएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, जैसे कि ऊपर करते थे। लेकिन इसमें है कि एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स बाटा 100 करना है। लेकिन यहीं पे नहीं, अभी और सुनिए, एक्स वाई और जेड का हमको भागा करना है, वो अभी 1000 से है, तब जाके हमें इसका परसेंटेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है एक्स वाई और जेड का शुद्ध परिवर्तन। आपको हम सवाल देते हैं 10% प्लस 15%, सॉरी 15% प्लस 20% का नेट चेंज परिवर्तन क्या होगा, नेट परसेंट क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, तो आपको इसको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का होगा, चलिए मान लेते हैं कि आपका बेस्ट वन इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में होगा, यानी वृद्धि या कमी के आधार पर अगर क्वेश्चन आपका रहता है ना, क्या बेस्ट वन इंक्रीज या डिक्रीज, इसके ऊपर अगर सवाल रहता है तो क्या होगा। यदि मान लेते हैं किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है,
फिर भी x% घटाया जाता है तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा आपका x² बाटा 100। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या है, ठीक है। 100 में अगर हम 10% ऐड करते हैं और फिर 10% अगर हम घटा लेते हैं तो जो आपका चिन्ह परिवर्तन होगा ना, आपका x² बाटा 100 आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और इस पर हम सवाल भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है, यदि एक संख्या में a% की वृद्धि की जाती है फिर इसे b% घटा दिया जाता है तो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन क्या होगा? तो जो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन होगा वो होगा आपका a माइनस बी माइनस a/b इंटू 100%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में परसेंट की कमी की जाती है और फिर बी से बढ़ा दिया जाता है तो शुद्ध इसका क्या होगा? पहले तो हमें कमी किया तो ए प्लस लिख देंगे, और बढ़ाया तो फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, माइनस, लेकिन फिर यहाँ पे करेंगे ए इंटू बी बाटा 100% करेंगे। ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं आई के बारे में। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखना है। क्या यदि एक आदमी की आय दूसरे आदमी की तुलना में अगर a% अगर अधिक है तो जो दूसरा आदमी का आय होगा ना, पहले आदमी की तुलना में कितना परसेंट कम है? तो इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे ए से हो जाएगा अमाउंट बटा क्या हो जाएगा? 100 + ए इंटू आपको 100% से आपको गुना कर देना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। फिर से सुनिए, क्वेश्चन कैसा कहेगा। अगर वो बोलेगा क्वेश्चन, यदि एक आदमी की आय दूसरे आदमी की आय की तुलना में a% अधिक है तो दूसरा आदमी की आय पहले आदमी की आय की तुलना में कितना परसेंट कम होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब सब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। आजा, कहाँ है सिम सिम? चलिए, इसका और भी फॉर्मूला होते हैं। अगर हमारे बात को आप सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप सोचिएगा कि हर फॉर्मूला को हम लिख के बताएं, ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, यदि एक आयत है, उसकी लंबाई a% वृद्धि की जाती है और उसके जो चौड़ाई है उसमें b% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये भी आपका वैसे ही सेम क्वेश्चन है, और इसका भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। हाँ, अगर वर्ग के बारे में पूछ रहा है तो वर्ग के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। मान लेते हैं वर्ग में पूछ रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में a% की अगर वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? उसके लिए जो फिर फॉर्मूला होता है ना भाई, इसका हो जाएगा 2a प्लस का a² बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बोल रहा है कि कमी कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से ध्यान से रखिएगा। हाँ, अगर पूछ लिया और ये सूत्र है ना, ये आपका उन वृत्तों के लिए भी लागू होता है जहां त्रिज्या घटा हुआ है, प्रतिशत दिया गया है, तो इसके लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः a% b% और आपका c% वृद्धि की जाती है तो जो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो भी इसी प्रकार होगी। जैसे कि आपको हम फॉर्मूला में बताए थे कि तीनों को हमको जोड़ देना है, प्लस में क्या करना है ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बटा हमको 100 करना है, प्लस ए बी सी बटा 1000 कर देना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के बारे में अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है,
इसका भुजा के बारे में दिया होगा तो 3a² हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर लीजिएगा। अब हम आपसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, वो है आपका, क्या है वो, इमेजिन कर सकते हैं? वो है आपका एग्जामिनेशन बेस्ड, यानी परीक्षा आधारित प्रश्न। परीक्षा में पूछा जाता नहीं है, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल नहीं भाई, परीक्षा के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको अच्छा से बंद करो, अच्छा से बंद करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका टॉपिक लिखते हैं। वो हो जाएगा आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मान लेते हैं कि एक परीक्षा में अब ए अभ्यर्थी गणित में, B% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो जो सी अभ्यर्थी है दोनों के विषय में अनुत्तीर्ण है, तो उसमें पूछेगा कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले जो अभ्यर्थी होगा उसका क्या होगा। आप शायद क्वेश्चन अच्छा से सुन नहीं पाए, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में A% अभ्यर्थी गणित में तथा B% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल्ड है। यदि C% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों विषय में फेल्ड है, तो आपका पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण कैंडिडेट कितना होगा, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे 100 - A+B -C परसेंट। परसेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि दोनों विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवार हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी भी विषय में असफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा, तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा फिर A+B - C परसेंट, यानी किसी भी विषय में फेल होने के लिए उसके लिए A+B - C हो जाएगा। और ये पूछ लेगा कि दोनों विषय में अगर उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 100 - A+B - C। और ए की जगह पर आप कितना भी दे सकते हैं, 10 दे दिया, बी की जगह पर 20 दे दिया, और सी की जगह पर आपका 40 दे दिया। तो इसमें से पूछेगा कि कितना होगा आपका आंसर, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसको अच्छा से समझे होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण अंक A% है, यदि कोई अभ्यर्थी B अंक प्राप्त करना चाहता है, C अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए हम लगाएंगे 100 B+C/A। ठीक है, वैसे ही आप लगा सकते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया कि एक निश्चित परीक्षा में B लड़के तथा G लड़कियां भाग लिया और X% लड़के हैं, Y% लड़के ने परीक्षा में उत्तीर्ण है, तब इसका औसत क्या होगा? तो B x into B into X plus G into Y/B+G% हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और प्राइस इंक्रीज डिक्रीज अगर होगा, मान लेते हैं कि इस वस्तु में परसेंट कम कर दी जाती है, खरीदारी 20 रुपये किलो अधिक, इसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक समाप्त हो रहा है। अब आपसे हम, ठीक है, अब आप देखिए, क्या देखिए, अब आप देखिए कि यहाँ से हम, अब हम आपको देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और बाकी बहुत इजी सवाल आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, सबसे पहले हम आपको सवाल में यूज करेंगे CP, SP, MP। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं इसका मतलब होता क्या है। देखिए, CP, SP और MP। CP का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है कि प्राइस का अर्थ सभी को पता होगा। CP का अर्थ हो गया कॉस्ट प्राइस, और SP का अर्थ क्या होता है? SP का अर्थ होता है आपका सेलिंग प्राइस। क्या होता है? SP का अर्थ होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और MP का होता है, क्या होता है? मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस।
चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लागत मूल्य कैसे निकालता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस होता क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, किस उत्पाद के लिए कुल निवेश को हम क्या करते हैं, सीपी कहते हैं। सिकंदर ओए बोल दे कि भैया पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करने के लिए एकदम। इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बात हो जाएगा सीपी। हेलो, हेलो, हाँ भैया अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फोन करते हैं थोड़ा देर में, ठीक। एसपी क्या होगा देखिए, एसपी इज ग्रेटर देन, अगर सीपी होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर एसपी इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन अगर सीपी होगा, तब हमें क्या होगा, तब हमें होगा लॉस। और ये टेक्निकल वर्ड है, हम आपको समझाते हैं, पहले ये देख लीजिए। सीपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अगर सेम हो जाता है, तो हमें क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए एक बार, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस के लिए आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, दोनों सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट ले लेते हैं और इस पर ही हम बात करते हैं। या, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक है। सीपी और एसपी, मान लेते हैं कि सीपी मेरे पास 250 रुपया है, यानी कॉस्ट प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस मेरे पास 250 है, और हमने उस वस्तु को कितना बेच दिया, मान लेते हैं उसने वस्तु को 290 रुपया में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट होता है, 40 रुपया का हो रहा है, 40 रुपये का हो रहा है। यानी कि आपने वस्तु को खरीदा, मान लेते हैं कि 250 रुपया में, और वस्तु को आप 290 रुपया में बेच देते हैं, तो आपको फायदा कितना का हो रहा है, 40 रुपये का फायदा हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन अगर हमको परसेंटेज निकालना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना का परसेंट फायदा हुआ हमें, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकलेगा, सबसे पहले प्रॉफिट बाटा सीपी, यानी हमें कितना का प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 40 रुपया का, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं। और हमारा सीपी कितना है, सीपी जो मेरा है 250 रुपया है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हमको परसेंटेज जब भी निकालते हैं, हम उसमें 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, और 5 25, और 5 8 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना 40, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि हमें टोटल 16% की फायदा हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको क्या होगा, यानी जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट बट आपका सेलिंग थी सीपी कितना है, गुने आपको 100 कर देना है, चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है। सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, एग्जाम्पल भी देके आपको समझा दिया। अब हम आपसे बात करते हैं लॉस, लॉस यानी कि हानि क्या होता है, और हानि लॉस परसेंट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे सीपी, और हम यहाँ पे ले लेते हैं एसपी। देखिए मान लेते हैं कि जो मेरा सीपी है वो है आपका 475, ठीक है।
और जो इसका एसपी है वो है आपका 399। यानी हमने किसी वस्तु को 475 रुपये में खरीदा बबुआ, और हमने उसको 399 रुपये में बेच दिया, तो हम कितना का घाटा हो रहा है? उसको हमको क्या करेंगे, 475 में से 475 में से हम क्या करेंगे, उसको हम घटाएंगे, तो हमको कितना का लॉस हो जाएगा? लॉस हमको हो जाएगा 76 रुपये का, हो जाएगा बबुआ। चलिए, लेकिन हमको इस पे क्या निकालना है? इस पे लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जितना का लॉस हुआ है वो लॉस लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना है। हम लेंगे यहाँ पे लॉस बटा सीपी लेंगे, गुने 100 करेंगे। लॉस हो जाएगा आपका 76, सीपी आपका हो जाएगा 475, इंटू हम कर देंगे 100 से। आप इसको निकालिएगा, आपका आंसर आएगा 16%। ठीक है, आप इसको निकाल के चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अब हम बात करते हैं आपसे, लेवल प्राइस क्या होता है या मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट मार्केट प्राइस क्या होता है, देखिए, या लेवल प्राइस क्या होता है? प्रिंटेड प्राइस ऑन द प्रोडक्ट क्या होता है? प्रिंटेड प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट, प्रिंटेड प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं लेवल प्राइस या मार्केट प्राइस। यानी कि उत्पाद पर मुद्रित मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, चिन्हित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और इसका मार्केट प्राइस जो है 800 रुपया है। ठीक है, तो इसका सीपीसीएम भी कितना का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, होगा ना 300 का। ऐसे ही जो 300 आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, यानी मार्कअप प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कअप प्राइस कहते हैं। ठीक है, हम मार्कअप प्राइस किसे निकालते हैं, देखिए, मार्कअप मार्कअप तो देख लिया, मार्कअप परसेंटेज देखिए। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे मार्कअप, मार्कअप बटा का होगा जाएगा सीपी इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। सीपी इंटू क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका मार्कअप निकल सकता है। यदि कोई वस्तु का 8% पर बेची जाती, लाभ पर बेची जाती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू का 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ऐसा आपको के निकाल दीजिएगा। चलिए, चलिए, हम यहाँ पे अब सक्सेसिव परसेंटेज, सॉरी, सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे परसेंटेज में था ऐसे इसमें भी है, और इसका जो है ना सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यदि कोई ए वस्तु A% लाभ पर बेचता है और बी को C% लाभ पर बेचता है, तो इसका जो जो होगा फॉर्मूला, इसके भी ऐसे निकाल सकते हैं, +B इंटू A+B/100% के आधार पर इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉस में भी वैसा ही होगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जो हमको पढ़ना है, जो हमारे लिए मेन है, वो है कि वस्तुओं की संख्या के आधार पे इसका भी वही होगा। मान लेते हैं कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1% की लागत x-y/वाई गुण इंटू 100 कर देंगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज आपका सेम टू सेम परसेंटेज ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखते हैं डिसऑनेस्ट स्कोप कीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार, बेईमान बेईमान दुकानदार। देखिए, बेईमान दुकानदार का जो सवाल है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा। मान लेते हैं कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है। फिर उसका क्या होगा, अगर वो झूठे वजन का उपयोग करता है
फिर उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, यानी कितना गलत किया है वो, फॉल्स वेट। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉल्स वेट, फॉल्स फॉल्स वेट, ठीक है। ये लिखना भूल जा रहा है, फॉल्स वेट इनटू हमको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ट्रू वेट आपका है 100, लेकिन फॉल्स वेट कितना हुआ उसमें मान लेते हैं, उसमें फॉल्स वेट 5 आ गया। और फिर हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स वेट 5 है इंटू हम 100 करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 95/5 इंटू 100, यानी 19×5 = 95, यानी कि क्या हो जाएगा 1900, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें एरर वाला होगा, एरर में भी वही आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एरर बाटा क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा ट्रू वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए दुकानदार दुकानदार वाला भी आप लोग देख ही लिया, तो आपका समझिए प्रॉफिट का जो पार्ट है वो लगभग 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं इसमें कौन सा चैप्टर, ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा या छूट, सिंपल। देखिए सबसे पहले डिस्काउंट कैसे मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलता है, यानी एमपी में से जब आप एसपी घटाते हैं, यानी मार्कअप प्राइस में से आप जब सेलिंग प्राइस घटाते हैं, तब जाके हमको डिस्काउंट मिलता है। और जो डिस्काउंट होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस हमेशा अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। एमआरपी आप देखते हैं ना, एमआरपी को ही तो ये कहा जाता है, उसी पर हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं, जैसे कोई बोलता है ना कि भाई एमआरपी मान लेते हैं कि मेरा 100 रुपया है, उस पर हमको 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, तो आप एमआरपी पे ही डिस्काउंट ले रहे हैं ना, तो आपका 5% का डिस्काउंट करेगा, यानी आपको 95 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं आपका मार्केट प्राइस हो गया। और उसमें से सेलिंग प्राइस घटाया जाता है। चलिए 100 से अधिक नहीं हो सकता है। और इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालना होगा, डिस्काउंट अगर परसेंटेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट बाटा क्या कर देंगे, बाटा एमपी इंटू 100, फिर आपका डिस्काउंट परसेंटेज आके निकल जाएगा। अगर कोई दुकानदार अगर छूट नहीं देता है, तो आपका एमपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा, आपका जितना मार्कअप प्राइस है उतना ही आपको उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही मतलब कि होगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एक होता है सीपी बाटा एमपी इक्वल टू 100 - डी बाटा 100 + 3%, इसमें हो जाएगा आपका डी%, ठीक है। मार्कअप और छूट का शुद्ध प्रभाव, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, 3% या a - d इंटू 100%, ये फॉर्मूला का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट का हो गया। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर इसका भी निकालना है, तो इसके बारे में भी हम चलिए बता देते हैं। वैसे हम आपको परसेंटेज में बता दिए हैं ना, तो परसेंटेज में जितना भी है ना, ज्यों तो त्यों आपका इसमें वहीं लगेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, डिस्काउंट में लगेगा। और जहां जहां आपका सक्सेसिव का जरूरत पड़ेगा ना, वहां वहां आपका सक्सेसिव वैसा ही लगेगा जैसे कि हमने आपको परसेंटेज में बताया है। लेकिन फिर भी एक बार और आपका रिकॉल हो जाएगा, इसके लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट बताने जा रहे हैं, ठीक है।
सक्सेसिव डिस्काउंट गाइज, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास है 100 रुपया, मार्कअप प्राइस आपका 60% है, तो आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। लेकिन आपने उसको एक बोला कि हमको एक बार डिस्काउंट दीजिए, यानी हमको आप 10% का डिस्काउंट दीजिए, तो उस पर आप 16 घटाइएगा। अगर 160 में से 16 घटाइएगा तो 144 आ जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा है कि नहीं, हमको इस पे -888833% का और डिस्काउंट चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा 132 रुपया, यानी डिस्काउंट नंबर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा डिस्काउंट नंबर 1। ये तो आपका मार्कअप प्राइस था ना, ये तो आपका एमपी था। अब जो गया, अब बोल रहा है कि नहीं, हमको एक बार और आप डिस्काउंट दीजिए, और वो जो डिस्काउंट लेता है वो लेता है -18.21 का। तब जाके आपका कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 108। आप इसको एक बार निकाल के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 108, ठीक है। तो जो इसका सीपी था वो आपका 100 था, और जो इसका सेलिंग प्राइस में जो बेचा वो इसका हो गया 108, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए का। यानी यही आपका हो गया परसेंटेज में 8% का, क्योंकि 100 पर जितना नंबर होता है उतना तो परसेंटेज में होता है, आपका 8% हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। चलिए, और इसका ही वही हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा x+y × x - y/100। और अगर 3 अंकों का होगा, फिर x+y+z × xy+y+z+z x/100 हो जाएगा, प्लस xyz/10,000, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जैसे फ्री आर्टिकल होता है, इसके बारे में देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। फ्री आर्टिकल्स यानी कि मुफ्त वस्तु, क्या हो जाएगा, मुफ्त वस्तुएं, मुफ्त वस्तुएं यानी फ्री आर्टिकल्स क्या होगा। देखिए, जैसे आप मॉल में जाइएगा, ठीक है, मॉल में से लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, बाई 4 गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को अभी तक पता चला। चलिए, अगर आप सभी को अभी तक पता नहीं चला है, तो आप सही जगह आए हैं, सही समय पे आए हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। चलिए, देखते हैं फिर, देखते हैं। मान लेते हैं एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल का कितना रुपया है, 1 रुपया है, ठीक है। और एमपी इसका कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इसका हो जाएगा 1, और एमपी हो जाएगा आपका 5। यानी इसका डिस्काउंट निकालना होगा, तो 1/5 इंटू आप अगर 100 करते हैं, कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा। ये हो गया आपका टेक्निकल। लेकिन हम आपको एकदम बताएंगे ओरिजिनल, ठीक है बाबू। देखो, यहाँ पे आप 4 खरीद रहे हैं, क्या 4 खरीद रहे हैं ना, आपको एक फ्री में मिल रहा है, यानी टोटल हो गया कितना, 5। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हम एक एक आर्टिकल का दाम है 100 रुपया, लेकिन हम तो लिए यहाँ पे 5, यानी होगा टोटल 500 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमको एक आर्टिकल जो मिल रहा है वो आप आर्टिकल फ्री में मिल रहा है, ठीक है, यानी 500 का सामान लिए, 100 रुपया का हमको इसका छूट मिल गया, ठीक है। इनको 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकलना है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन हम 5 से भागा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा आपका 20%, यानी 20% का छूट देता है। समझ में आया अब जाके। आप लोग जैसे सोचते हैं कि भाई 4 खरीदने पे एक फ्री दे रहा है, तो देखिए, तो 20% का ही तो फ्री दे रहा है, ज्यादा कुछ थोड़ी दे रहा है। चलिए, फिर ये इसके लिए तुमको करना पड़ेगा। चलिए,
ये देख लिए। अब कुछ इसमें यदि कोई वस्तु को 20% पर छूट पर बेचा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सिंपल होगा एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 - d इंटू 100, ठीक है। आपको ऐसा हो जाएगा। तो लगभग लगभग हम आपका डिस्काउंट को भी खत्म कर चुके हैं, ठीक है, जितना हमको रिवीजन करने वाला था उसमें। और हम बात करते हैं यहाँ पे आपका सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण साधारण ब्याज क्या होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखेंगे। उधार लिया हुआ पैसा मूलधन कहलाता है और इस पे पी से दर्शाया गया है। पी होगा, आर होगा, टी होगा। इसमें क्या होगा, पी होगा, आर होगा, टी होगा। देखिए पी से होता है आपका प्रिंसिपल, यानी आपका मूलधन कितना है, वो होगा आपका मूलधन। आर से होगा रेट, और टी से होगा आपका टाइम। कैसे रेट है, टी से क्या हो जाएगा, टाइम मन हो जाएगा आपका समय। रेट कितना है वही होगा आपका, और ऐसा ही होगा। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए सो पैसा क्या है, पैसा एक निश्चित समय अवधि के लिए उधार लिया जाता है। उस समय का ब्याज समय कहा जाता है और इसे टी से दर्शाया जाता है, ठीक है। मूलधन मिश्रधन तब बन जाता है जब इसमें ब्याज जोड़ा जाता है। मिश्रधन को एक रूप में दर्शाया जाता है, यानी ये मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट। सो अमाउंट के लिए, अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपका कितना मूलधन है प्लस उस पर आप ब्याज जोड़ देते हैं तो अब आपका जाके मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। और वही हमको ब्याज निकालना होगा, तो क्या होगा, मिश्रधन में से अगर मूलधन हम घटा लेंगे, यानी कि देखिए लिख के बता देते हैं ज्यादा बेटर होगा। अगर हमको क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकालना होगा तो क्या होगा, सॉरी 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 गाइस, देखिए अगर हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ब्याज, यानी कि हमको निकालना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना होगा यानी कि हमको निकालना होगा ब्याज। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे। अमाउंट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तब जाके हमारा ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तब जाके क्या निकल जाएगा, मेरा ब्याज निकल जाएगा। और अगर मिश्रधन निकालना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा। तो चलिए ये तो आपका सिंपल बात है, हर कोई जानता है। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला के अगर हम बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले अगर हमको निकालना होगा ऐसा, यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। क्या होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुने रेट गुने क्या होगा, टाइम, बाटा क्या हो जाएगा, बाटा आपका हो जाएगा 100। प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, पी आर टी बाटा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसा ही निकालना होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं पी आर टी परसेंट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अमाउंट निकालना होगा तो आप प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे, आपका अमाउंट निकल जाएगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि अलग अलग समय अवधि के लिए ब्याज भी, तो आपका ब्याज की दर भी आपको अलग अलग होता है। अगर मान लेते पहले वर्ष के लिए का रेट ऑफ इंटरेस्ट
R% है तो दूसरे के लिए R2 हो जाएगा, तीसरे के लिए R3 हो जाएगा और चौथे के लिए R4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए R1 T1 प्लस RT T2 प्लस R3 T3 बटा का 100 करते हैं तो इसका निकल जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका यही है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज के दर। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपया एक वर्ष में ब्याज ब्याज के दर कहा जाता है। ठीक है, यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर टी वर्षों को 100 का n गुनी हो जाती है तो वो वार्षिक दर प्रतिशत होता है। ठीक है, इतना तो आपको बात पता होगा। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 100 का अगर 3 गुनी हो जाती है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रति वर्ष का दर क्या हो जाएगा? 100 की क्या हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। 80% हो जाएगा इसका, आप इसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है भाई, वही बस फॉर्मूला है, P × R × T/100, बस उसी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्या? कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्र चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो आप ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। सिंपल बात है यार, चलो समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया किसी को दिया और आपको ब्याज के रूप में 10 रुपया मिला, यानी टोटल कितना हो गया? 110 रुपया हो गया। लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ लो तो फिर ही आपका ये जो ब्याज लगी 110 पर लगी, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है आपका 110 हो जाता है, यानी मूलधन है आपका क्या हो जाता है? 110 हो जाता है। तो इसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी ब्याजों पर भी ब्याज, उसे ही हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एंड द इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? यदि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष ब्याज दर क्रमशः X% और Y% अगर हो, तो अगर हमको निकालना होगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? X + Y + X y बटा 100%। इस टोटल जो चैप्टर है ना, सक्सेसिव का खेल है, जिसको भी सक्सेसिव आता है इजीली इसको कर लेता है। ठीक है, अगर रेट सेम हो 2R + R² बटा 100 कर देंगे। ठीक है, बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसको फॉर्मूला को हमको नहीं लगता है कि आपको जरूरत है। ठीक है, हम आपको लिखवाते हैं, इसको आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन SI CI फॉर 2 ईयर्स के लिए, उसके लिए हम R² बटा 100% का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा? R² बटा हो जाएगा आपका 100%। ये आपका फॉर्मूला है और इसी पे आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका रेट और यहाँ पे लिख देते हैं आपका CI, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन। देखिए, मान लेते हैं कि आपका 5% ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा? 10.25 का देना पड़ेगा। लेकिन जो SI और जो CI का, SI का जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 0.25, क्योंकि 2 वर्षों में 10% ब्याज होगा। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 22.5% वृद्धि हो जाएगा। अगर 10% का हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21%। और जो इसका डिफरेंस हो जाएगा ये आपका 2.25 का हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर हम 15% का निकालते हैं तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32.25%। और जो इसका डिफरेंस हो जाएगा 2.25।
25 का हो जाएगा, 2.25 का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका 30% का भी निकाल सकते हैं, 25% का निकाल के देखते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 6.25% इंटू इसका डिफरेंस हो जाएगा 6.25%। 30% का भी वही हो जाएगा, 30% का क्या हो जाएगा 69%, इंटू करेंगे तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा 9% का, ठीक है। हाँ, आप फ्री साइकिल का भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी तो फॉर्मूला को पता ही है। एक्स वाई जेड प्लस में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स, बाटा कर देंगे 100, प्लस में क्या कर देंगे एक्स वाई जेड, बाटा क्या कर देंगे आपको 10 कर देना है, ठीक है। चलिए, अगर हम 3 वर्ष के निकालते हैं उसका क्या होगा, यानी ये 3 इयर्स वाला है, ठीक है। रेट सी आई माइनस एस आई, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 5% का हो, तो यहाँ के C3 है, ठीक है। 3 सालों का ब्याज निकाल दो तो कितना हो जाएगा 15.76, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 76 का हो जाएगा। यहीं आप मान लेते हैं 10% का निकाल रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है, 33.1% का हो जाएगा, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 3.1% का, ठीक है। और वहीं आप 15 का निकाल रहे हैं 15% का, तो आपका हो जाएगा कितना 52.8725%, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.0875% का। तो आप इसका निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर का भी ऐसे निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला को जो हमने आपको भी फॉर्मूला बताया, ठीक है। चलिए, अब आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिससे आप अमाउंट का C1 C2 और C3 जीपी में होंगे, यानी कि रेशियो ऑफ C1 है, 2 ईयर का आपको निकालना होगा ना, ठीक है। तो इसका देखिए रेशियो क्या होगा, 2 का, 3 का, ये हो जाएगा आपका 4 का, और हो जाएगा 5 का। ये सब क्या है भाई, ईयर है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का और 5 ईयर का, इसका हो जाएगा 2 1, और इसका क्या हो जाएगा 3 3 1। 4 साल का निकालना होगा आपका 4 6 4 1, और 5 साल का हो जाएगा 5 10 10 5 1, ऐसे करते करते चल जाएगा। तो इसको आप ये दोनों का प्रयोग करके इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। देखिए, ए से तो आपको पता ही है, ए से होता है अमाउंट, क्या होता है ए से होता है आपका अमाउंट होता है, और पी से क्या होता है, पी से आपका होता है प्रिंसिपल होता है, और जो आपका आर है, आर चूंकि ऐसे लिखाता है, आर से होता है क्या, आर से होता है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और आपका टी से तो आपको पता ही है कि टी से होता है टाइम, यानी समय होता है, समयावधि होता है। तो इसका फॉर्मूला जो निकलेगा ए इक्वल टू का हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू पी इंटू पी इंटू 1 प्लस R/100 माइनस का हो जाएगा, ये तो ऊपर टी माइनस का 1 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसका पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, अगर आप लोग इस पे 100 लाइक्स कर देते हैं ना, 100 अगर लाइक्स मार देते हैं ना, फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत ही जल्द आ जाएगा, और उसको इसमें और भी अच्छा तरीका से आपको अच्छा से बताया जाएगा, ठीक है, अर्थमेटिक का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल है, उसको आप अच्छा से क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर भाई वंस वंस अगेन फिर के सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक देखते रहिए सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल, ठीक है। जय हिंद।